जय हिंद। आप सभी को ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे होंगे। क्या हालचाल है सभी के? अच्छे हैं सभी लोग? चलो, आज चिल्ड्रंस डे है। आप सभी को चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी बच्चे हैं हमारे, पढ़ाते हैं हम, टीचर एज अ टीचर। आप हमारे स्टूडेंट हैं, मतलब आप हमारे चिल्ड्रंस ही हुए, तो आपको चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। पाचन तंत्र में हमने आहार नाल पूरा पढ़ लिया था। अब हम आज शुरू करेंगे पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथियों क्या होती है? ऐसी ग्रंथियाँ जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होती है। जो भी उनसे हार्मोन या रस या फिर जितने भी प्रकार के एंजाइम वगैरह स्त्रावित होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? पाचन ग्रंथियाँ कहते हैं। ठीक है, तो पाचन ग्रंथियों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे यकृत के बारे में। यकृत जो होती है, यकृत की कोशिका का नाम क्या है? हिपेटिक कोशिका होती है, या हम इसे हिपेटोसाइट भी कह सकते हैं। अब हिपेटिक है इसकी साइट का नाम, यानी कि कोशिका का नाम, इसीलिए इसका अध्ययन क्या हो गया? हिपेटोलॉजी हो गया। यकृत जो है मानव शरीर का सबसे भारी अंग होता है और वजन होता है इसका कितना? 1.5 टू 7.5 किलोग्राम। उसके बाद मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो भी क्या है? वो भी यकृत ही है। ठीक है, अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात आती है मानव शरीर में, सबसे बड़ी ग्रंथि भी क्या होता है? वो यकृत ही होता है। इसके साथ ही यकृत में क्या होता है? यकृत जो है, यकृत में ही क्या बनते हैं? कुछ एंजाइम, कुछ रस बनते हैं। इसके साथ ही विटामिन ए का संश्लेषण भी कहाँ होता है? विटामिन ए का संश्लेषण भी यकृत में ही होता है। यकृत में ही होता है विटामिन ए का संश्लेषण। विटामिन ए के संश्लेषण के साथ साथ यकृत जो है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। यह ग्लूकोज, जो भी ग्लूकोज हमारे शरीर में बनता है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन यानी कि जो संचित ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है, ठीक है। यही है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ताकि अगर आप भूखे भी रहते हैं तो आपको उससे एनर्जी मिलती रहती है। कि अगर आपने 1-2 दिन खाना नहीं खाया है तो जो संचित ऊर्जा आपके शरीर में था, जो यकृत में था आपके, वो उसी से आपको एनर्जी, आपको ऊर्जा मिलती रहे। तो ये क्या होता है? ये ग्लूकोज का काम होता है कि ये यकृत का काम होता है कि जो भी ग्लूकोज आपकी बॉडी में बनेगा उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। इसके साथ में ये क्या करता है? इसमें कुछ रसों का निर्माण होता है, जैसे कि पित्तरस। ठीक है, पित्तरस का स्त्रावण कहाँ होता है? पित्तरस जो बनता है वो कहाँ पर बनता है? यकृत में ही बनता है। यकृत में ही पित्तरस, हिपेरिन, कोलेस्ट्रॉल बनते हैं। ठीक है, पित्तरस भी कहाँ बनता है? यकृत में बनता है और संचित हो जाता है पित्ताशय में। पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन संचित कहाँ होता है? ये पित्ताशय, गॉल ब्लैडर में संचित हो जाता है। हिपेरिन एक ऐसा पिगमेंट होता है हमारे रक्त में जो हमारी रक्त वाहिकाओं में रक्त को जमने से रोकता है। हो सकता है आपका जो ब्लड है रक्त वाहिकाओं में कहीं कहीं पर क्लॉट बना ले, तो इस क्लॉट को खत्म करने के लिए आपके ब्लड में क्या होता है? हिपेरिन किस रूप में होता है? तो ये एक प्रोटीन के रूप में होता है। किस रूप में होता है हिपेरिन? प्रोटीन के रूप में होता है। कभी कभी एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिपेरिन मानव शरीर में किस रूप में पाया जाता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या अन्य पदार्थ के रूप में। तो बहुत सारे बच्चे क्या लगा देते हैं? अन्य पदार्थ लगा देते हैं, जबकि ये कोई अन्य पदार्थ नहीं है। ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे रक्त में रक्त वाहिकाओं में रक्त को जमने से रोकता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे यकृत में ही बनता है। कोलेस्ट्रॉल यानी कि वसा, पेट जो होता है हमारे बॉडी में, वो कहाँ पर बनता है? वो आपके यकृत में ही बनता है। ठीक है, कैसे बनता है? जो 75 कोलेस्ट्रॉल होगा वो हमारी बॉडी में ही बनेगा, जो भी आप खाना खाते हो उसी से।
लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ वगैरह ले रहे हो, आप एक्स्ट्रा फैटी चीज़ें ले रहे हो, तो उससे 25% एक्स्ट्रा आपको कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है, जिससे जो पर्सन होगा काफ़ी हेल्दी रहेगा, उसको बस खाना ही खाना रहेगा, वो थोड़ा बहुत चलेगा फिरेगा तो थक जाएगा, और हो सकता है उसको लीवर सिरोसिस भी हो जाए। लीवर सिरोसिस क्या होता है? लीवर सिरोसिस में पूरे लीवर पर फैट जम जाता है, जिसके कारण जो लीवर की कोशिकाएं हैं उन पर दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने के कारण वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाती है, जिसे कहा जाता है लीवर सिरोसिस। और उसी के कारण फिर लीवर पर स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन है कि लीवर पर सूजन आ जाती है, तो इसी को कहा जाता है लीवर सिरोसिस। तो ये भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो रहेगा ब्लड में, उस कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण जो ब्लड है वो भी काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, और ब्लड गाढ़ा होगा तो फ्लो बहुत धीरे धीरे होगा, और धीरे धीरे फ्लो होने के कारण उस पर्सन को हार्ट अटैक की भी संभावना या कंडीशन आ सकती है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना अच्छी बात नहीं होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी हैं फैटी चीज़ें अगर आप खाते हैं तो कम से कम मात्रा में आप फैटी चीज़ें खाइए। ठीक है, शौक के हिसाब से आप फैटी चीज़ें ले सकते हैं। तो ये थी यकृत के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी जो आपको हमने बता दी है। अब हम शुरू करेंगे, मतलब यकृत की ही कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे। इतनी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, यकृत के बारे में क्या चीज़ें हैं। यकृत जो होता है इसे डोनेट भी किया जा सकता है। लीवर का जो शेप होता है वो इस टाइप से होता है। ठीक है, यहीं पर अटैच होता है गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर इस तरीके से अटैच होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ वाहिकाएं पाई जाती है, यहाँ पर फैट जम सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, इस टाइप से शेप होता है। तो यकृत जो होता है इसको डोनेट भी किया जा सकता है। कैसे डोनेट किया जाता है? हाँ, पहले पित्त रस के बारे में पढ़ लेते हैं हम। पित्त रस और हेपेरिन और कोलेस्ट्रॉल हमने यहाँ पर लिखा था कि यकृत से ये स्त्रावित होते हैं। तो पित्त रस जो होता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल आपको बता देते हैं कि पित्त रस में आखिर क्या क्या चीज़ें होती हैं। पित्त रस जो होता है भोजन में भोज्य पदार्थों को पचाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। यह भोज्य पदार्थों को पचाने में बहुत मददगार होता है, बहुत मददगार होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मददगार होता है पित्त रस। कि मैंने कल आपको बताया था पिछली क्लास में कि पित्त रस और आंत्र रस दोनों मिलकर ही भोजन को पूर्ण रूप से पचा देते हैं। साथ में इसमें कुछ अग्नाशयी रस, अग्नाशयी यानी जिसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं, ये भी मिल जाता है, जिससे भोजन जो है पूर्ण रूप से पच जाता है। तो यह जो है यह भोज्य पदार्थों को पचाने में काफ़ी मददगार होता है पित्त रस। पित्त रस का जो पीएच मान होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है 7.5 टू 8.5। 7.5 से 8.5 इसका पीएच मान होगा। तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई? इसकी प्रकृति हो गई क्षारीय। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि जब अमाशय में भोजन पड़ा रहता है तो ये अम्लीय प्रकृति में रहता है, लेकिन जैसे ही पित्त रस इसमें मिल जाता है तो ये किस प्रकृति में आ जाता है? ये क्षारीय अवस्था में आ जाता है, क्योंकि पीएच मान जो होता है पित्त रस का वो कितना होता है? 7.5 से लेकर 8.5, जो कि क्षारीय प्रकृति है। ठीक है, तो पित्त रस का आपको पीएच मान पता चल गया। अब पित्त रस का रंग कैसा होता है? पित्त रस का रंग कैसा होता है? हरा प्लस पीला, दोनों को मिलाकर पित्त रस का रंग होता है, या आप हल्का पीला भी लिख सकते हैं। इसमें दो पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, पित्त रस में पाए जाने वाले पदार्थ, पित्त रस में पाए जाने वाले पदार्थ
पित्त रस में जो पदार्थ पाए जाने वाले पदार्थ वो कौन कौन से हैं? तो एक होता है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, और दूसरा जो होता है वो होता है बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन। ठीक है, बिलीरुबिन के कारण ही पीला रंग आता है और बिलीवर्डिन के कारण ही हरा रंग आता है पित्त रस में। ठीक है, तो ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है, ये सॉरी हीरा लिख दिया है मैंने, ठीक हो गई। ये दो पदार्थ होते हैं जो पित्त रस में पाए जाते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। जब व्यक्ति को पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, तो रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? बिलीरुबिन की। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, पीलिया या जॉन्डिस, जॉन्डिस होने पर रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी मात्रा बढ़ेगी तभी तो पूरा शरीर जो होगा वो पीला हो जाएगा। रक्त में अगर बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो रक्त के कारण रक्त हमारा पूरा शरीर में प्रवाहित होता है, परिसंचरित होता है, तो इसीलिए पूरे शरीर में हल्का पीला रंग आ जाता है। और आपको इसका अच्छा असर देखना है तो नाखून और आंखें, आंखों में और नाखूनों में ज्यादा पीलापन दिखाई देता है, जो कि पीलिया के लक्षण होते हैं। साथ ही पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया में प्रभावित अंग भी कौन सा होगा? यकृत ही तो होगा, क्योंकि यकृत में ही तो क्या पाया जाता है? पित्त रस। पीलिया से प्रभावित अंग कौन सा होगा? एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, यकृत या लीवर होता है, यकृत या लीवर। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है, तो आप क्या बताएंगे? कौन सा प्रभावित हो रहा है? यकृत, क्योंकि यकृत से ही क्या निकल रहा है? आपका पित्त रस निकल रहा है, और पित्त रस में ही क्या है? बिलीरुबिन है। तो इसीलिए आपका जो अंग प्रभावित होगा वो क्या होगा? वो लीवर होगा, यकृत होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? तो ये जो चीजें रहती है प्रभावित अंग वाली या डिसीज वाली, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। बस समझ आना चाहिए आपको, और आप सही समय पर सही चीज़ें समझ जाते हैं तो आप आसानी से उसको क्लियर कर सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से मैथ्स रीजनिंग होता है कि कुछ लिमिट्स होती है क्वेश्चंस की, वैसे ही या फिर हम हिंदी का देख लेते हैं कि हिंदी का जितना सिलेबस होता है कि बस आपको सिलेबस ही पढ़ना है, उसी तरीके से क्या होता है? विज्ञान भी होता है। विज्ञान में भी आप कुछ चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिए, आप कुछ टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आपको हर एग्जाम के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन जनरल नॉलेज एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको आप जितना भी पढ़ें उतना कम होता है, क्योंकि डेली आपके नए क्वेश्चन बन जाते हैं जनरल नॉलेज में, तो डेली का आपका नया जीके बन जाता है। इसीलिए जनरल नॉलेज जितना हो सके आपसे पुराना पढ़ सकते हैं आप, पर नया आपको पढ़ना है तो डेली का आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे तो करंट अफेयर आपको पिछले 3 महीने का अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी एग्जाम क्लियर हो पाती है। बाकी आप जो सब्जेक्ट्स हैं, साइंस हो गया, मैथ्स रीजनिंग हो गया, अगर एसएससी जीडी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हिंदी, ये सारे आपको बिल्कुल टॉपिक के हिसाब से ही पढ़ने हैं। आपको जितना सिलेबस दे रखा उतना सिलेबस आप पढ़ लीजिए, जितने टॉपिक दे रखे आप उतने टॉपिक पढ़ लीजिए, तो आपका पूरा एग्जाम में सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस हो जाते हैं। बाकी जनरल नॉलेज बहुत सारे बच्चे जीके पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं, नहीं समझ में आ रहा है जीके तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और अगर आपको पढ़ना ही है तो आप करंट अफेयर पढ़ो, करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन गेन हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इतना आप नोट कर लीजिए पित्त रस के बारे में। हम आगे बढ़ते हैं। एक बात और नोट कर लीजिए कि पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाए जाते। पित्त रस में पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाए जाते। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाए जाते। ठीक है, कोई से भी ऐसे एंजाइम नहीं होते हैं जो कि पित्त रस में पाए जाते हैं। ये एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। इसमें क्या होता है? केवल लवण होते हैं। किस टाइप के? सोडियम लवण होते हैं, फॉस्फेट लवण होते हैं, इस लवण पाए जाते हैं पित्त रस में। बाकी जो हैं कोई एंजाइम नहीं होते। जैसे इसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय है, तो लवण भी बहुत कम मात्रा में ही पाए जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। उसके बाद हम यकृत के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ये पित्तरस हो गया कंप्लीट आपका। हिपेरिन मैंने आपको बता दिया था कि हिपेरिन का कार्य क्या है। हिपेरिन एक प्रोटीन के रूप में आपके शरीर में पाया जाता है, जो कि रक्त वाहिकाओं में रक्त को जमने से रोकता है। मतलब कि आपकी जितनी भी ये ब्लड वेसल्स होती है, इसमें कहीं कहीं पर गांठें बन जाती है, तो इन गांठों को रोकता है बनने से। वो क्या होता है, वो हिपेरिन होता है। बहुत सारे पर्सन मैंने भी देखे कि इन ब्लड वेसल्स में गांठें पड़ जाती है उनकी। ये ब्लड वेसल्स में गांठें पड़ना सही नहीं होता है, उसमें फिर हिपेरिन की कमी होती है, जिसके कारण ये पड़ जाता है। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, हिपेरिन अगर बॉडी में कम है तो इसका ट्रीटमेंट होता है लीच। लीच जिसको हम जॉक बोलते हैं, या गांव में उसको जलक कहा जाता है। ठीक है, इस शेप में होती है, वो से लंबी सी होती है, छोटी सी, उसकी शरीर पर सी धारियाँ पाई जाती है, जिसको कहा जाता है लीच, लीच या जौंक। और गांव में आम भाषा में इसको जलक कहा जाता है, जलक। पानी के आसपास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, मिट्टियों में। तो ये क्या होता है, हमारी स्किन के जिस भी ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लोटिंग हो रहा है, उस ब्लड वेसल्स पर इसको छोड़ दिया जाता है। ये डंक मार देती है, उसको बहुत खतरनाक तरीके से पकड़ लेती है, जकड़ लेती है उस ब्लड वेसल को। और बदले में मतलब ये जो है हमारे ब्लड को चूसती है, चूसने के बदले में ये हिपेरिन छोड़ देती है, जिससे कि क्या होता है कि हमारी शरीर में जो भी हिपेरिन की कमी है उसकी पूर्ति हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट होता है 5 से 10 मिनट का होता है। 5 से 10 मिनट तक इसको ऐसे ही ब्लड वेसल से कनेक्ट करके छोड़ दिया जाता है, ताकि वो हमारी बॉडी में हिपेरिन सिक्रेट कर सके, स्रावित कर सके। और जैसे जैसे ये हमारा ब्लड चूसेगी तो इसका शेप बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे इसका शेप बढ़ता जाएगा। ठीक है, और फिर ऐसे आसानी से निकलती भी नहीं है ये। ठीक है, इसको या तो नमक बुरबुरा कर इसको हटाया जाता है, या फिर लेज़र करके इसको हटा दिया जाता है। और ये किसी जैसे एक पर्सन को अगर एक पर्सन से इसका ट्रीटमेंट करवा लिया, तो दूसरे पर्सन के लिए इसका ट्रीटमेंट उसी जॉक से करवाना अच्छा नहीं होता, इसीलिए फिर वो हमारे काम की नहीं रहती है। तो जलक या जॉक से इसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है, जिसके भी बॉडी में हिपेरिन की कमी होती है। बहुत सारे लोग क्या है कि ब्रेन में भी मतलब ब्लड क्लॉटिंग हो जाते हैं न्यूरॉन्स में, तो उसकी भी थेरेपी होती है। आपने देखा होगा गूगल वगैरह पे ऐसे पिक्चर्स देखे होंगे, फोटो आपने, कि एक पर्सन है, पूरा टकला है वो, और उसकी पूरे सिर के ऊपर बहुत सारी इधर 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 अलग अलग जगह पर जोंक को चिपका रखा है। तो वो एक थेरेपी होती है। ठीक है, लीच थेरेपी बोलते हैं उसको। वो थेरेपी के थ्रू हिपेरिन आपकी बॉडी में सिक्रेट कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिपेरिन जो होता है वो प्रोटीन के फॉर्म में होता है हमारी बॉडी में, और ये क्या करता है, तो ब्लड वेसल्स में क्लोट होने से रोकता है। नेक्स्ट, यकृत के और क्या कार्य हैं। तो यकृत जो है क्या करवाता है, यकृत, और ये यूरिया के संश्लेषण में सहायक होता है। यकृत जो होता है यूरिया के संश्लेषण में, यकृत यूरिया के संश्लेषण में सहायक होता है, यूरिया के संश्लेषण में सहायक है। ठीक है, यूरिया के संश्लेषण में भी कौन सहायक होता है, यकृत। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूरिया का निर्माण हमारी यकृत में होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। बच्चे क्या करते हैं कि यूरिया को समझते हैं अपशिष्ट पदार्थ है, वो अपशिष्ट पदार्थ, तो अपशिष्ट पदार्थ के हिसाब से उनके दिमाग में क्या आ जाता है कि किडनी, वृक्क, गुर्दा, किडनी से ही यूरिया का निर्माण हो जाता है। ये गलत है। ठीक है, असल में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यूरिया का निर्माण हो जाता है यकृत में। यूरिया का निर्माण कहाँ हो जाता है, यकृत में। ठीक है, क्लियर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सेकंड, इसमें क्या होगा कि आरबीसी जो होती है, आरबीसी में पाया जाता है क्या, लोहा। तो आरबीसी के निर्माण के लिए आयरन को स्टोर करना, आरबीसी के निर्माण के लिए, आरबीसी के निर्माण के लिए आयरन Fe को संचित करने का काम भी किसका है, करने का कार्य भी यकृत का है। आरबीसी का जो निर्माण होता है उसके लिए आयरन को इकट्ठा करने का काम भी किसका होता है, यकृत का ही होता है। ठीक है, यकृत ही है जो कि आयरन को स्टोर करके रखता है। साथ में मैंने आपको बता दिया कि विटामिन ए का संश्लेषण भी कौन करता है, यकृत ही करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन करता है, वो भी यकृत ही करता है।
ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। इसके बाद में कुछ एंजाइमों का स्त्रावण भी कौन करता है? यकृत ही करता है। एंजाइमों का स्त्रावण भी यकृत करता है। ठीक है, एंजाइमों का स्त्रावण भी कौन करता है? यकृत करता है। हमारे शरीर में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तभी तो हमारा भोजन बनता है, मतलब हमारे शरीर में भोजन जाता है। भोजन में कितने प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल और खनिज लवण, 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन ये जो हैं ये कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में अकार्बनिक पदार्थों में 2 चीजें आती है, खनिज लवण और जल। तो इनमें से कार्बनिक पदार्थों का जो संश्लेषण करता है या संग्रहण करता है वो कौन करता है? यकृत करता है। कार्बनिक पदार्थों का संग्रहण यकृत करता है। कैसे करता है? मैंने आपको बताया था कि यकृत का कार्य क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ना, या हम बोल सकते हैं कार्बनिक पदार्थ है। तो कार्बनिक पदार्थ था ग्लूकोज, वो कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोजन में, तो ग्लूकोज भी कार्बनिक और ग्लाइकोजन भी कार्बनिक। तो कार्बनिक पदार्थों का संग्रहण ही तो कर रहा है यकृत, इसीलिए ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है ना ग्लूकोज को। ये कार्बनिक पदार्थों का ही तो संग्रहण है, तो ये कार्य कौन कर रहा है? ये यकृत करता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। मैंने आपको बताया लीवर सिरोसिस नाम का रोग जो होता है ये कब होता है? जब आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट बढ़ जाता है या कई सारे विषाक्त धातुएं आपके बॉडी में आ जाती है, या बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं। तो अल्कोहल की कंडीशन में सबसे पहले जो अटैक होता है अल्कोहल का वो लीवर पर ही होता है। फिर धीरे धीरे किडनी, फिर धीरे धीरे लंग्स, ऐसे करते करते सारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, पर सबसे पहले जो असर होता है वो लीवर पर होता है। लीवर सिरोसिस होने का एक कारण ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल लेना भी है। ठीक है, लीवर सिरोसिस का एक कारण ये भी है। पेट है माना है, लेकिन उसके अलावा अल्कोहल लेना भी लीवर सिरोसिस का एक कारण है। ये सारी चीज़ें हमने बता दी है आपको यहाँ पर कि क्या क्या होता है लीवर में और कौन कौन से पिगमेंट यानी कि कौन कौन से पदार्थ जो हैं जो बन जाते हैं लीवर में यानी कि यकृत में। ये आपका लीवर वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय जिसे हम पैनक्रियास कहते हैं, सेकेंड जो आपकी पाचक ग्रंथि है वो है अग्नाशय। अग्नाशय जिसे हम पैनक्रियाज भी कहते हैं, पैनक्रियाज या अग्नाशय, ये जो है मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है। अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज है। अग्नाशय जो होता है यू आकार के ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है, जहां और ये किस प्रकार की ग्रंथि? ये एक मिश्रित ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों से जो निकलने वाले हार्मोन है, एंजाइम है, जूसेज है, उन दोनों का स्त्रावण करती है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से एक रस निकलता है, इससे एक रस का स्त्रावण होता है जिसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। पूर्ण पाचक रस या फिर अग्नाशयी रस कहते हैं। अग्नाशयी रस कहते हैं, पूर्ण पाचक रस या फिर अग्नाशयी रस। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? देखिए, पत्ती के शेप में होता है।
इस टाइप से इसका शेप होता है। ये वाला जो इसका पॉइंट होता है इसको कहा जाता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं को क्या कहा जाता है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। और लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में ही 3 कोशिकाएं होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। ये 3 कोशिकाएं होती है जो कि अग्नाशय में पाई जाती है। ठीक है, अग्नाशय में पाई जाने वाली 3 होती है कोशिकाएं। अग्नाशयी जो रस होता है इसकी प्रकृति भी कैसी होती है? इसकी प्रकृति भी क्षारीय होती है। अग्नाशयी रस भी क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अग्नाशय रस की प्रकृति भी कैसी होती है? क्षारीय होती है। बेसिक होता है ये भी। क्लियर है इतनी चीजें? इसमें जो एंजाइम होते हैं ना वो अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन और ग्लूकागोन नामक हार्मोन का स्त्रावण हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागोन ये 2 प्रकार के हार्मोन का स्त्रावण कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। अग्नाशय रस में 9.8% जो होगा जल होगा, बाकी के लवण और एंजाइम होते हैं। पीएच मान भी लिख लीजिए इसका भी। इसका पीएच मान भी कैसा होता है? 7.5 से 8.3 का पीएच वैल्यू होता है। ठीक है, इसके बाद में इसमें जल होता है, इसमें जल 9.8%, बाकी शेष भाग लवण और एंजाइम होते हैं। ठीक है, शेष भाग में क्या होते हैं? लवण और एंजाइम होते हैं। 9.8% इसमें क्या होता है? वाटर होता है। कभी कभी इसकी क्वांटिटी पूछ ली जाती है। 9.8% क्या होगा? इसमें वाटर होगा। इसी में अग्नाशयी रस में क्या होता है? अग्नाशयी रस के द्वारा ही क्या होता है? भोजन जो होता है ना हमारा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सब पच जाते हैं इसके द्वारा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस कहते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिका मैंने बताया है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इंग्लिश में इसको कहा जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब नाम इसका लैंगरहैंस क्यों रखा गया है? क्योंकि इसकी खोज ही किसने की थी? लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया लैंगरहैंस की द्वीपिका। आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कितनी सेल्स होती है? 3 सेल्स होती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा ये 3 सेल्स होती है। ठीक है, बीटा सेल्स जो होती है यहीं से इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। गामा सेल्स जो होती है यहाँ से सोमेटोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्त्रावण होता है। यहाँ पर लिख दूं क्या मैं? तो मूव कर देते हैं हम थोड़ा, फिर हम इसके बारे में यहाँ पर लिख। ठीक है, अल्फा सेल्स जो थी, अल्फा, बीटा और गामा, उधर साइड में लिखा है मैंने, ये 3 सेल्स थी। कौन कौन से प्रकार के एंजाइम या हार्मोन यहाँ से सिक्रेट होते हैं तो वो यहाँ पर लिख देते हैं। अल्फा सेल्स जो हार्मोन का सिक्रेशन होगा या स्त्रावण होगा वो होगा ग्लूकागोन। ग्लूकागोन, ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावण कौन करता है? अल्फा सेल करती है। अल्फा सेल में इसका स्त्रावण होता है, या अल्फा सेल से होता है। बीटा सेल से क्या होता है? इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है बीटा सेल्स से। ठीक है, बीटा सेल से क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का जो स्त्रावण होता है वो कहाँ से होता है? गामा सेल से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण किस अंग से होता है।
इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है अग्नाशय से, पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज में कहाँ से? बीटा कोशिकाओं से होता है, बीटा कोशिकाओं से होता है। लैंगरहैंस की दीपिकाओं की खोज किसने की है? लैंगरहैंस ने ही की है। ठीक है, अगर इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में नहीं बनता है तो एक रोग हो जाता है, एक डिसीज हो जाती है जिसका नाम है डायबिटीज, डायबिटीज या मधुमेह। और जब ये हमारी बॉडी में नहीं बनेगा, बीटा सेल इसका स्त्रावण नहीं करेगी, तो डायबिटीज हुई। और डायबिटीज के फिर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और वो इंजेक्शन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। ठीक है, कि हमारी बॉडी का कुछ जेनेटिक मटेरियल ले लिया, किसी अदर बैक्टीरिया में डाल दिया, उससे फिर इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन हुआ, बहुत सारे बैक्टीरिया वो जनरेट हो गए, और फिर उनसे इंसुलिन हार्मोन को हमने तोड़कर निचोड़कर उसका इंजेक्शन बना लिया। तो इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम इंसुलिन हार्मोन के जो इंजेक्शन है वो बना सकते हैं, या दवाई बना सकते हैं। तो ये डायबिटीज़ जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण या इसके स्त्रावण ना होने के कारण होता है। कभी कभी इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब भी इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। ठीक है, ग्लूकागोन जो होता है, ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकागोन हार्मोन में। ये कहाँ पर होता है? सीक्रेट बीटा सेल्स में होता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली इंपॉर्टेंट है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जिस भी व्यक्ति को डायबिटीज़ या मधुमेह हो जाता है तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है? कहाँ से स्त्रावण हो रहा है इसका? बीटा सेल। बीटा सेल किस में आती है? अग्नाशय में आती है। तो कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है? अग्नाशय प्रभावित हो रहा है। अग्नाशय के साथ साथ यूरिन में ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ रही है। ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा तभी तो डायबिटीज होगी ना, और वही ग्लूकोज फिर आपके यूरिन में भी जाएगा, और यूरिन में ग्लूकोज ज़्यादा जाएगा तो किडनी पर भी इसका असर पड़ेगा। तो इसीलिए अग्नाशय और किडनी दोनों ही अंग इसमें प्रभावित हो जाते हैं मधुमेह रोग में। साथ ही साथ इसमें आंखें भी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि आंखों पर भी इसका असर पड़ता है। तो ये 3 अंग हैं जो कि डायबिटीज़ में प्रभावित हो जाते हैं। चाहे तो आप लिख लीजिए, नोट डालकर आप लिख लीजिए कि क्या लिखोगे आप? डायबिटीज़ या शुगर होने पर प्रभावित अंग अग्नाशय किडनी आंखें हैं। किडनी यानी कि गुर्दे या वृक्क। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि कहाँ से होता है। ये बाकी तो इंपॉर्टेंट है ही, मैं आपको फालतू की चीज़ें कुछ लिखवाती नहीं हूँ, जो एग्जाम में आते हैं पॉइंट बनकर मैं वही लिखवाती हूँ आपको। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं लिखवाती हूँ। एग्जाम के हिसाब से जो पॉइंट जो क्वेश्चन बनते हैं बस वही के वही एज इट इज़ यहाँ पर पॉइंट में आपको मिल जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था आपसे पहले भी कि हमारे यहाँ पर पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, क्योंकि आर्मी में बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं हमारे यहाँ से पूरी क्लास हो जाती है ऑफलाइन बेस में। जितने भी स्टूडेंट रहते हैं सारे रिटर्न में तो सारे क्लियर होते हैं, बाकी फिजिकल और मेडिकल में वो रह जाती है, वो बात की बात है। बाकी रिटर्न में पूरे के पूरे बच्चे क्लियर रहते हैं हमारे यहाँ, जितने भी बच्चे पढ़ने आते हैं, क्योंकि पूरा उनको एग्जाम ओरिएंटेड मिलता है ना। भैया आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, आपका माइंड इधर उधर जाएगा ही नहीं, तो आप तो सिलेक्ट होगे ना। तो ये आर्मी के हिसाब से ही नहीं है, ये सारी एग्जामों के हिसाब से है, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड। आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ें, आपका पूरे अच्छे खासे मार्क्स इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये हमारा अग्नाशय वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। इंसुलिन हार्मोन की खोज के बारे में पूछ ली जाती है, तो हम थोड़ा इंसुलिन हार्मोन के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसकी ये हमने तो पढ़ लिया है, कहाँ से स्त्रावित होता है, किस कोशिका में पाया जाता है, कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो थोड़ा इसके बारे में भी डिटेल आ जाती है, तो हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप डालिएगा इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये आपको पता ही चल गया है, अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्त्रावित होता है। ठीक है, खोज किसने की है? फ्रेडरिक बेटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने। कब की है? तो इसकी खोज 1921 में किसने की है? फ्रेडरिक बेटिंग और चार्ल्स
बेस्ट, फ्रेडरिक बेंटिंग व चार्ल्स बेस्ट ने की। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है, अग्नाशय में होता है। अग्नाशय में कहाँ होता है, बीटा कोशिकाओं में होता है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन हो जाता है। पर अब एग्जाम में इनके खोजकर्ता कि किसने इसको खोजा था वो पूछ लिया जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन की खोज कब हुई थी, 1921 1921 में हुई थी। किसने की थी, फ्रेडरिक बेंटिंग व चार्ल्स बेस्ट ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि ग्लूकोज में ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को क्या करता है, ये कम करता है, ज्यादा करता है, नियंत्रित करता है या कुछ नहीं करता है। तो यह ग्लूकोज से यह यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ना प्रक्रिया को बढ़ाता है ना ही कम करता है, ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, मेंटेन करने का काम करता है कि जब कोई ग्लूकोज हमारी रक्त में से ग्लाइकोजन बनाएगा तो उसमें इंसुलिन हार्मोन को किस तरीके से सिक्रेट होना है, इस क्वांटिटी को मेंटेन करने का काम किसका है, इंसुलिन हार्मोन का है। ठीक है, कितना ग्लाइकोजन बनाना है नहीं बनाना है ये सब काम कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन करता है। सबसे पहले 1922 में लियोनार्ड थॉम्सन को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। कब दिया गया था, 1921 में, 1922 में सॉरी में सबसे पहले कनाडा के एक युवक जिसका नाम था लियोनार्ड थॉम्सन, लियोनार्ड थॉम्सन लियोनार्ड थॉम्पसन सॉरी को ब्रैकेट में लिख लेना आप, कनाडा को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया। सबसे पहले लगाया गया था इनको इंजेक्शन, ठीक है, लेब में बनाया गया था, उसके बाद इन्हें दिया गया था। सक्सेस हुआ अच्छे से, ये पता चल गया था। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंसुलिन अगर नहीं बनता है या उसका निर्माण कम होता है तो डायबिटीज हो जाती है। आप लिख लेना, इंसुलिन हार्मोन की कमी, इंसुलिन हार्मोन की कमी या मान न होने पर मधुमेह, मधुमेह इसको शुगर भी कहते हैं, शुगर, या जिसको डायबिटीज भी कहते हैं, डायबिटीज हो जाता है। मधुमेह भी है एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है, पीढ़ी में हो सकता है, ये किसी को भी हो सकता है। ठीक है, और अगर इसका ज़्यादा सिक्रेशन हो जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें जनन क्षमता या दृष्टि ज्ञान कम हो जाता है। ठीक है, इसमें प्रजनन क्षमता कम हो जाती है या कम दिखाई देता है। कब होता है ये, इंसुलिन हार्मोन की वृद्धि होने पर, वृद्धि होने पर क्या होता है, ग्लाइकोसीमिया। ठीक है, ग्लाइकोसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया पर हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है, इस रोग में प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, साथ ही कम दिखाई देता है। ठीक है, इसके जो इसमें प्रजनन क्षमता व दृष्टि क्षमता कम हो जाती है, कम दिखाई देगा, साथ में
क्षमता भी कम हो जाएगी, ठीक है, वो हो सकता है स्टेराइल हो जाए। तो ये कब हो जाता है? जब इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है ब्लड में, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है ये फिर से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जबकि सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है ना। अभी यहाँ पर मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था, ग्लूकागोन और इंसुलिन दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इंसुलिन के तो हमने सारे कार्य कर लिए। ग्लूकागोन जो होता है ये ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इसका कार्य होता है ग्लूकागोन। चाहे तो आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है कि आपने? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन के बारे में भी लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आप ये नोट ये भी लिख लीजिए। ग्लूकागोन क्या करता है, आप भूल जाएंगे। ग्लूकागोन, ग्लूकागोन का कार्य क्या है? ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में परिवर्तित कर, ग्लूकोज में परिवर्तित, ठीक है, ये किसका काम है? ये ग्लूकागोन का काम है। नेक्स्ट सोमेटोस्टेटिन। तो स्टेटिन ये क्या करता है? ये भोजन में प्रोटीन का असिमिलेशन की संख्या को बढ़ाता है, मिक्सचर की क्षमता को बढ़ाता है, या भोजन के वांगीकरण दर को बढ़ाता है। ठीक है, ये इनके कार्यों का। तो ये हमने पढ़ लिए क्या क्या? हमने पढ़ लिया यकृत, हमने पढ़ लिया अग्नाशय। यकृत जो होता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, साथ ही साथ ये शरीर का सबसे भारी अंग होता है और एकमात्र अंग होता है जो कि पुनर्निर्मित हो सकता है, इसीलिए इसको डोनेट भी किया जाता है। मैंने एक बात नहीं बताई आपको, यकृत को डोनेट भी किया जा सकता है। जो ये यकृत होता है आपका शेप में होता है, इसको कट करके इतना या इधर से कहीं से कट करके मिनिमम या मैक्सिमम 65% आप इसको डोनेट कर सकते हो। और कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपकी हेपेटिक सेल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और जिसको आप डोनेट कर रहे हैं उसकी भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, फिर ये लगभग 3 से 4 महीने में ये पूरा अपने शेप में भी आ जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, पुनर्निर्माण की क्षमता है, इसीलिए फिर से अपना ये शेप में आ जाता है। बहुत सारे लोग जो अल्कोहल लेते हैं तो हो सकता है दोस्त अपने दोस्त के काम आ जाता है इस कंडीशन में। अभी आपने एक न्यूज़ भी पढ़ी होगी शायद, एमपी में एक लड़की ने अपने पिता को अपना लीवर डोनेट किया था, कि उसके पिता शायद अल्कोहल लेते होंगे, उसका लीवर ख़राब हो गया था, इसीलिए उस लड़की ने अपने पिता को भी अपना लीवर डोनेट किया। दोनों का ऑपरेशन हुआ, दोनों के ऑपरेशन के बाद टाँके वाली ऐसी पिक्चर न्यूज़पेपर में भी आई थी। तो ये डोनेट भी किया जा सकता है। चलिए, अग्नाशय और लीवर के बारे में हमने जितनी भी जानकारी थी आपको दे दी है। अब बचता है लारी ग्रंथियाँ, जो कि हम लास्ट में पढ़ेंगे। हो सकता है कल की क्लास में पढ़ें हम, कल ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बने रहें ट्रिकी अकेडमी के साथ में, क्योंकि ट्रिकी है फौजियों का अड्डा। सिलेक्शन चाहिए तो ट्रिकी ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।